और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 1 सीट, और आपके जो मांझी जी हैं उनके खाते में भी 1 सीट गई है। तो कहीं ना कहीं यह जो एजेंडा है, अभी हाल फिलहाल जो हमारे अमित शाह जी है बिहार आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं सारे पहलुओं पे नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। आज मैं पुनः एक बार आपके साथ इस शो को लेकर आया हूं जिसमें हम लोग तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। लेकिन आज का सबसे पहला बिंदु और महत्वपूर्ण बिंदु है कि एनडीए खेमे के बिहार में लोकसभा सीटों का डिक्लेरेशन हो चुका है, जिसमें अगर 40 लोकसभा सीट पूरे बिहार में है तो 17 सीट बीजेपी के खाते में गया, तो वही 16 सीट जदयू के खाते में गया है। वही अगर 5 सीट की चिराग की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, तो 5 सीट चिराग पासवान के खाते में गया है। और वही जीतन राम मांझी को अगर हम देखें तो जीतन राम मांझी के खाते में 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 1 सीट गया है। यहां पे अगर पूरा समीकरण को जोड़कर देखा जाए तो बीजेपी 40 सीटों को क्लियर कर चुकी है। अब आगे देखना होगा एनडीए गठबंधन की तरफ से 40 सीट का जो समीकरण बना है, इसमें अगर विशेष तौर पे देखा जाए तो पशुपति पारस जो चिराग पासवान के चाचा माने जाते हैं और लोजपा 2 भागों में बटी थी रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद, तो उस समय के बाद जो है पशुपति पारस का झोली अभी तक लोकसभा सीटों में खाली मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये देखने का विषय होगा कि बीजेपी जो है, बीजेपी का आला कमान जो है वो पशुपति पारस को कैसे खुश करने में कामयाब हो पाती है। लेकिन इन्हीं सारे पहलुओं पे बात करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सचिन जी जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे दर्शकों को भी हमारा स्नेह नमन है। सबसे पहले सचिन जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि आखिर जो ये समीकरण दिखता हुआ जो एनडीए की तरफ से लॉन्च किया गया उसको आप कैसे देखते हैं? यहाँ पे जो समीकरण बना है बिहार का, जिसमें बीजेपी 17, जदयू 16 और चिराग पासवान के खाते में 5 सीट गई है, और उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 1 सीट, और आपके जो मांझी जी हैं उनके खाते में भी 1 सीट गई है। तो कहीं ना कहीं यह जो एजेंडा है, अभी हाल फिलहाल जो हमारे अमित शाह जी है बिहार आए हुए थे, तो कहीं ना कहीं सारे पहलुओं पे बात करके उन्होंने सीट का बंटवारा किया है। तो यह तो चुनावी राजनीति है ही, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना बेहतर का ही जो है प्रयास कर रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एक तरफ हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजा यदि हम बोले तो पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों के बीच लगातार मतलब ये कहा जा रहा था कि ये दोनों जो है हाजीपुर सीट को छोड़ने के लिए दोनों में से कोई तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी यदि चिराग पासवान को 5 सीट दी है तो पशुपति पारस को कैसे बना पाएगी? जो हनुमान कहलाते थे चिराग पासवान मोदी का, वो हनुमान आज साबित हो गए हैं इस समीकरण को देखते हुए हम कह सकते हैं। देखिए, अब जहां तक बात है चिराग पासवान का, तो मोदी के चहेते तो हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं। मोदी हमेशा से उनका सपोर्ट किए, जब से रामविलास जी की साया उन पे से हटी, उसके बाद से मोदी के वो और करीबी हो गए, और कहीं पर भी अगर वो डगमगाए हैं तो उनका मोदी का साथ रहा है, और मोदी के बातों पे वो विश्वास भी करते हैं, और मोदी के ही नक्शे दम पर वो कदम भी बढ़ाते हैं। तो चिराग पासवान अगर ओवरऑल कहा जाए तो एक तरीके से आप उनको मान सकते हैं कि मोदी के करीबी, और बीजेपी का एक तरीके से ये एजेंडा भी कह सकते हैं कि फिर से वह जो रामविलास पासवान का चेहरा था उसको जीवंत करना चाह रही है चिराग के रूप में, ताकि बिहार में जो उनका समीकरण है, जो चुनावी एजेंडा है, वह सफल हो सके। लेकिन देखिए, आप जब रामविलास पासवान की
पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जातीय समीकरण को देख लें या सामाजिक समीकरण से आप देख रहे होंगे सचिन जी, लेकिन ये सारी चीजें सही है, लेकिन इसके बावजूद जब आप कंक्लूजन तक पहुंचेंगे तो उस विकल्प के तौर पे पशुपति पारस भी अपने आप को कह रहे थे कि हम भी कहीं ना कहीं उस गैप को भरने की कोशिश करेंगे। कहां तक ये उचित होगा? देखिए, थोड़ा तो जो हमारे पशुपति पारस जी हैं वो नाखुश तो जरूर हुए होंगे, लेकिन आखिर जो सीट का बंटवारा तो हो चुका है। अब चिराग जी के खाते में 5 सीट गई है, तब उसमें आखिर ये सोचने की बात होगी कि किस तरह से दोनों लोग सामंजस्य बैठाते हैं, क्योंकि दोनों दो पार्टी नहीं है, वो तो एक कथित तौर पे जो है दोनों लोग जो है चाचा भतीजा अलग हो गए। नहीं, लेकिन सचिन जी शायद आप इस बात में कंफ्यूज कर रहे हैं। पार्टी दोनों बिल्कुल अलग है, दोनों पार्टी अलग है, दोनों को इलेक्शन कमीशन सिंबल भी अलग अलग दे चुकी है, तो पार्टी में तो कहीं कोई संदेह है ही नहीं, दोनों पार्टी बिल्कुल अलग है। एक का ऑफिस, अगर आप पटना की बात करें तो एक का ऑफिस एयरपोर्ट के पास है जो लोजपा का पुराना कार्यालय है, दूसरा का ऑफिस अगर हम चिराग पासवान की बात करें, लोजपा रामविलास की बात करें तो उसका ऑफिस जो है चिराग पासवान का घर, कौन सा घर, जो एसके पुरी के पार्क के बगल में है, वहां पे कार्यालय है लोजपा का। तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का। हाँ बताइए। लेकिन आप ये बताइए कि बीज किसका बोया हुआ है? वो रामविलास जी है। रामविलास जी का जब बीज बोया हुआ है तो रामविलास जी जो है वो चिराग को स्थापित किए। अब उनके चले जाने के बाद अगर किसी भी तरह की अटकलें हुई इस तरह से, तो आखिर चिराग को एक सपोर्टिव तौर पे जो है मोदी जी मिले, उसमें कहीं किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लेकिन बात है कि चुनावी एजेंडा का, तो अब किस तरीके से पशुपति पारस देखते हैं इसको, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, पशुपति पारस को यदि महागठबंधन ऑफर करे कुछ, तो दिमाग कुछ इधर उधर कर चल सकते हैं क्या? अगर महागठबंधन कुछ ऑफर करेगी तो लोग तो सत्ता के लिए ही मरते हैं। अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे थे और यह देखे भी कि माननीय मुख्यमंत्री अब जब उनको जो है उन पे संकट आया तो जो है फिर से बीजेपी का दामन थाम लिए। तो सत्ता के लिए वो चाहे हम हो, पशुपति पारस की छवि वैसी नहीं रही है अभी तक। अगर देखा जाए राजनीतिक परिदृश्य में तो ऐसे देखिए, रामविलास पासवान भी उगता हुआ सूरज के रूप में देखे जाते थे, क्योंकि अभी तक ऐसा देखा गया है कि रामविलास पासवान उस दल के तरफ चले जाते थे अक्सर जिस दल में उदय होता था। जैसे अभी अगर बीजेपी की बात करें तो 2014 से बीजेपी अभी लगातार पावर में है। तो और आप देखे भी हैं कि रामविलास पासवान आज के डेट में, आज क्या, जब वो थे भी धरती पे, पृथ्वी पे राजनीति में सक्रिय थे, उस समय उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और बीजेपी के साथ वो चलना शुरू कर दिए थे गठबंधन का हिस्सा बनकर। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो झलकती है, ये चीजें तो दिखती है। तो उन्हीं का पुत्र है चिराग पासवान और उन्हीं का भाई है पशुपति पारस। तो कहीं ना कहीं दोनों से ब्लड का रिलेशन मिलता है, एक बेटा है तो दूसरा भाई है। कैसे संभाल रहे हैं इस स्टेटस को बीजेपी, कैसे एक तरफा डिसीजन ली है यहाँ पे? देखिए, एक ही पेड़ के 2 शाखे हैं दोनों। हाँ, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं हो सकता है फिर से ऐसा मन में एजेंडा आया होगा या है भी कि फिर से उस वृक्ष को जो है जीवित किया जाए एक रूपता से, ताकि यह पार्टी जो एलजेपी है फिर से जो है उसी छवि के रूप में जो है बिहार में कार्य करे। क्योंकि जो हमारे रामविलास पासवान थे वो मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे। वही बात हम जिधर की ओर जो है देखते थे कि सरकार होगी या जो है जिधर फायदा उनको मिलता हुआ दिख रहा होता था उधर वो चले जाते थे। तो आखिर जो है कहीं ना कहीं सत्ता की बात तो आती ही है, तो जिधर जिसको फायदा मिलेगा उधर की ओर तो वो रुख करेगा ही। इसमें कहीं आप जो है कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल होगा सचिन जी, आप वही चीज अगर देखें, हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में आप देखिए कि बीजेपी पिछले दिन जो है वो पूरा कैबिनेट ही बदल दिया। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर पिछले 9.5 साल से हरियाणा को अपने अंदाज में सरकार वहां चला रहे थे, लेकिन उसके एक दिन पहले, मतलब कैबिनेट बदलने के एक दिन पहले नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री मोदी जो है, खुले मंच से मनोहर लाल खट्टर की तारीफ भी करते हैं। उसी के अगला दिन पूरा कैबिनेट बदल जाता है। क्या है, इनफैक्ट मुख्यमंत्री तक बदल जाता है। देखिए,
जहां भी अगर इस तरीके का बदलाव हुआ है, बीजेपी ने किया है, तो कहीं ना कहीं यह चुनावी एजेंडा ही है, चुनावी रणनीति है। तो आप जो है वहां का समीकरण, अगर जो है हरियाणा की समीकरण की अगर बात किया जाए तो जाट का परसेंटेज जो है काफी है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सारे परिदृश्य को देखते हुए आप कह सकते हैं कि यह चुनावी एजेंडा है, और चुनावी एजेंडा में जाति समीकरण जो होती है वह बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के मन में, अमित शाह के मन में इसको लेकर के जो है सवाल उठ रही थी, और उसको साधने का प्रयास किया है, और बहुत सारे जगह यह सफल भी हुए हैं इस रणनीति से, कुछ जगह सफलता भी मिली है। तो ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के मन में जातीय समीकरण को लेकर ऐसा किया गया है। एक आखिरी सवाल और है सचिन जी, सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज VRS लेते हैं, और VRS लेने के बाद भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, भाजपा उनको स्वागत भी करती है। अब सवाल ये उठता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय पे आज पूरे देश के एक एक लोगों का भरोसा है, वो सर्वोच्च न्यायालय संस्था पूरे देश के लोगों के द्वारा बनाई गई है, हमारे संविधान के द्वारा बनाई गई है। अगर वहां का जज किसी राजनीतिक दल से विशेष ताल्लुक रखते हैं तो आप उनके फैसले पे सवाल उठ सकता है या नहीं उठ सकता, ये बताइए। क्योंकि जज हैं, रह चुके हैं, अपने कार्यकाल के दौरान कईयों को वो फांसी भी दिए होंगे, कईयों को बरी भी किए होंगे, कई कोर्ट में अलग अलग डिसीजन भी लिए होंगे। तो कैसे यहां कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर अपने आप में उठता है कि क्या अब न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं बच पाई है इस देश में? अब देखिए, आप भी एक मानव है, जज भी एक मानव है, तो वो मानव मूल्य को जानता है। आप भी जो है एक इंसान के नाते किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, आप मीडिया वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विशेष लगाव किसी पार्टी से रहती ही है, समझ गए, चाहे वो कोई पार्टी हो। किसी का बीजेपी से है, तो किसी का आरजेडी से है, तो किसी का किसी पार्टी से है। तो इससे आप यह जो है अपना नहीं कह सकते हैं कि अब हो सकता है कि उसके पक्ष में ही फैसला दिया हो। ये तो जो है अपना नहीं, हम देखिए, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि पक्ष में दिया हो, लेकिन ये एक शक के दायरे में जरूर आ जाता है, और हमें लगता है कि इस पे समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, समीक्षा तो होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी फैसले को उन्होंने किसी पार्टी के अनुरूप दिया है तो उसकी समीक्षा जो है अपना तय है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। मैं इसका जो है समर्थन करता हूँ। लेकिन अब यह जो है बात अगर कोई कहता है तो इस पे जो है अपना इतना जल्दबाजी होगा कुछ भी कह देना कि अब वो जो है बीजेपी के ही पक्ष में फैसला दिया होगा, बीजेपी का दामन थामा है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं हमारा मकसद है कि जो भी गतिविधि पूरे देश में चल रही है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या किसी और भी तरह का हो, उस गतिविधि से आप लोगों को रूबरू कराना। लेकिन एक सवाल ये मैं जरूर आपके लिए छोड़कर जाऊंगा आज कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जज, जो सर्वोच्च न्यायालय है इस देश का, वो जज VRS लेते हैं, और VRS लेने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, कमल का दामन थाम लेते हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं और उनके दिए गए फैसले पे ये संदेह और सस्पेंस जरूर होगा कि आखिर कितना निष्पक्षता के साथ वो फैसला दे पाए होंगे। इसकी एक बार समीक्षा होनी चाहिए या समीक्षा नहीं होनी चाहिए, मैं देश की जनता पे ये चीज छोड़ता हूं। कमेंट करके आप जरूर बताएं, क्योंकि लोकतंत्र का, देश का वास्तविक मालिक यदि कोई है तो वो आप हैं, क्योंकि आप के हैं तभी सब कुछ है। लोग हैं, आम पब्लिक है, तभी देश है, तभी देश की विधि व्यवस्था है, तभी देश का शासन प्रशासन है और सारे सिस्टम है। तो चलिए, फिलहाल ये सारे शो के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। हमें अपना प्यार और दुलार देते रहें। और मैं आज एक बार कहना चाहूंगा कि आप अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट भी है कि अधिक से अधिक दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम किसी भी आवाज को, आपकी एक एक आवाज को मजबूती के साथ सरकार तक पहुंचा सकें और सरकार की एक एक गतिविधि को आप तक पहुंचा सकें। चलिए, हमें इजाजत दें जाने की। इस शो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।